नमस्कार साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषभ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की एक नई सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। साथियों, इसको लाने का उद्देश्य ये है कि इससे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करते हैं तो उससे आपको एग्जाम, आने वाला एग्जाम कैसा होगा, उसका क्या पैटर्न होगा, उसका अंदाज़ा लगता है। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करते हैं तो हमसे उसको अंदाज़ा लगता है कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। साथ ही साथ इससे आपको ये भी पता चलता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी का स्तर क्या है। आप जो आगे एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं उसमें किस तरह की, किस पैटर्न की डिमांड है और कैसी अप्रोच आपको एग्जाम को लेकर के होनी चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपकी तैयारी का आकलन हो, आपकी तैयारी किस स्तर तक है और किस पैटर्न को लेकर के आप आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नई सीरीज आपके लिए शुरू की गई। हम थोड़ी देर आज बातचीत करेंगे क्योंकि आज पहली क्लास है, तो हम एक समझ पैदा करते हैं कि आखिर ये सीरीज शुरू करने की, ये क्लास शुरू करने की आवश्यकता क्यों है। तो आप हमारे साथ प्रत्येक मंडे को जीएस डिस्कशन के साथ जुड़ेंगे, साथ ही आपको मैथ का डिस्कशन करते हुए हमारे मिथुन सर नजर आएंगे और आपको चिर परिचित अंदाज में रीजनिंग पढ़ाते हुए हमारे धीरज सर नजर आएंगे। उनके साथ आप रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ जुड़ेंगे। साथियों, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, तो जिन भी हमारे साथी ने उसमें पार्टिसिपेट किया है वो अपने क्या मार्क्स रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या स्थिति रही आपकी एग्जाम में वो आप यहाँ बता सकते हैं। साथियों, आज की जो हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें जो हमारा पेपर डिस्कशन होने वाला है वो आपका जो नवंबर 2021 में 16 नवंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था, किसका, एसएससी जीडी का, उसके बारे में कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम हुआ था। और ये एग्जाम कब हुआ था, ये सुबह 9 से 10:30 बजे का जो एग्जाम हुआ था उस पेपर के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज से आप याद रखेंगे प्रत्येक मंडे को जीएस का डिस्कशन हमारे साथ होगा। आपको यहाँ जुड़ना है, इस क्लास में जुड़ना है, साथ ही अपने साथियों को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करनी है ताकि उन बच्चों तक भी इसका लाभ पहुंच सके जो कहीं दूर दराज रहते हैं, जिनके पास उतनी संसाधन नहीं है कि वो क्या है ऑफलाइन आके पढ़ सके, वो ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़ सके, क्लास से जुड़ सके। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 16 नवंबर 2021 का पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीएस का, वो क्या था। पहला क्वेश्चन था साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को नामक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये दरअसल कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें यह पूछा जा रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। आप ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद हम सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। पहले में कहा गया है कि डुओलिंगो, दूसरे में कहा गया है इंग्लिश प्रो, तीसरे में कहा गया है हेलो टॉक और चौथे में कहा गया है विलुंगू ऐप। साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब ऑप्शन बी तो इसका सही उत्तर है ही है, साथ ही हम इसके अदर फैक्ट्स के बारे में भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर अदर ऑप्शन भी रिलेवेंट है, अदर ऑप्शन से भी कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए इस बार इंग्लिश प्रो के बारे में पूछ लिया गया, अगली बार आपके एग्जाम में हो सकता है विलुंगू ऐप के बारे में पूछ लिया जाए या हो सकता है हेलो टॉक के बारे में पूछ लिया जाए। इसलिए आपको यह अंदाजा रहना चाहिए जब हम सभी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप कुछ और भी अदर फैक्ट्स यहाँ जानने को मिलेंगे। तो जो ये इंग्लिश प्रो ऐप है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये कैसा ऐप है। तो साथियों, ये जो ऐप है इसके महत्वपूर्ण काम की बात करें अगर, तो इसका उपयोग क्या है। इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग है जो अंग्रेजी भाषा है उसको भारतीय अंग्रेजी के हिसाब से अनुवाद करने के लिए, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के छात्र हों, चाहे शिक्षक हों, उनको क्या है इंग्लिश के लैंग्वेज को अनुवाद करने में भारतीय अंग्रेजी के हिसाब से वो मददगार साबित हो सकता है। इसकी लॉन्चिंग किसने की थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। अब जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। तो दरअसल इसमें बदलाव हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जब ये लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2020 को, उस समय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब। कौन हुआ करते थे, रमेश पोखरियाल निशंक साहब। रमेश पोखरियाल निशंक जी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, ये हुआ करते थे आपके शिक्षा मंत्री। लेकिन अब हम वर्तमान में भी चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, वर्तमान शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं मोदी कैबिनेट 2.0 के वर्तमान कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं आपके शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी
तो ये आपको अदर फैक्ट भी जानने को मिले। तो हमने शिक्षा मंत्री की बात कर ली कि जब ये शिक्षा मंत्री कब थे, 5 सितंबर 2020 को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब, इन्होंने एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किया था। वो ऐप का अगर हम निर्माण की बात करें तो ये हैदराबाद में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का जो हमारा विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इसको क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग दरअसल है भारतीय अंग्रेजी के हिसाब से, भारतीय अंग्रेजी के हिसाब से अनुवाद करना इसका महत्वपूर्ण काम था। ये आपको जानने को मिला। अगर हम अदर ऐप्स जो ये लिखे हुए हैं, जैसे डिडियो लिगो लिखा हुआ है, हेलो टॉक लिखा हुआ है, विलंगू ऐप लिखा हुआ है, साथियों ये जो भी ऐप, तीनों ऐप हैं, ये कहीं ना कहीं भाषा सीखने के लिए ही उपयोगी हैं। ये जैसे आप डिलिगो लिगो की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का ऐसा ऐप है जिससे हम क्या है, भाषाएं सीख सकते हैं। और ये उसी प्रकार की वेबसाइट और उसी प्रकार का ऐप है। ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए ऐप ही है। ये इनका महत्वपूर्ण काम क्या है, भाषा को अनुवादित रूप में सिखाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगला प्रश्न, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। साथियों अल्फा कण के द्विआवेशित आयन कौन होते हैं, ये पूछा गया है। हीलियम, साथियों आप हीलियम के बारे में आपने सुना होगा कि एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इसके अगर हम बात करें तो He इसका सिंबल होता है। इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 2 होता है। उसी प्रकार अदर की बात करें, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आप जानते हैं आवर्त सारणी में ये पहला तत्व है और ये सबसे पहला और हल्का तत्व भी आप जानते हैं क्या है, हाइड्रोजन है। उसी प्रकार लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम एक हल्की गैस के रूप में आपको देखने को मिलती है। उसी प्रकार बेरिलियम की अगर बात करें, बेरिलियम, तो बेरिलियम ये जो एटमॉस्फेयर है वहाँ शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, हमेशा यौगिक के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो हमने इन सभी फैक्ट्स के बारे में चर्चा की। ये आपका साइंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है, कहता है कि 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी प्रतिमाह तय की गई थी। गरीबी प्रतिमाह कितनी तय की गई थी, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों ये गरीबी का मानक क्या था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आंसर की ओर आएंगे। तो उस समय हुआ क्या था, जब 2011-12 में उस समय शहरी और ग्रामीणों के लिए, शहरी के लिए और ग्रामीण के लिए दरअसल ये 5 व्यक्तियों के परिवार के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय निकाली गई थी। इसमें यह कहा गया कि जैसे ग्रामीण जनसंख्या है तो ग्रामीण जनसंख्या में अगर 5 व्यक्तियों का कोई परिवार है, अगर 5 व्यक्तियों का कोई परिवार है और उनकी टोटल मंथली आय कितनी 4080 से कम है तो वो क्या है, गरीबी रेखा के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार शहरी के अंतर्गत कहा गया कि अगर 5 व्यक्तियों का परिवार शहर में रह रहा है, शहरी परिवेश में है, तो उसकी अगर मंथली इनकम 5000 से क्या है, कम होती है तो वो क्या है, गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। तो अब यहाँ प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो प्रति व्यक्ति अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि 5 व्यक्तियों के, अगर 5 व्यक्तियों का परिवार है तो उसमें कितना निर्धारित किया गया था, 4080 रुपये। उसी प्रकार अगर हम शहरी में देखें तो यहाँ 5000 कितने में, 5 व्यक्तियों के समूह में ही 5 व्यक्तियों का अगर परिवार है तो इसमें 5000 रुपये निर्धारित किया गया था। अब आपसे ग्रामीण को लेकर के प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूछ रहा है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 816 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए इसका 816 रुपये इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार मान लीजिए इस बार तो ग्रामीण के बारे में पूछा गया, अगली बार आपसे शहरी के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या होगा, शहरी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 1000 रुपये, आप उसी फॉर्मूले के तहत इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आय देखने को मिलेगी। अगर इससे कम है तो वो क्या है, गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। ये आपके इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसको आप साधारण तरीके से, आसान तरीके से कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी 43B में ये कहा गया है सहकारी समितियों की। आपने जब भारतीय संविधान का डीपीएसपी पढ़ा होगा,
डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में आपने देखा होगा जब आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा, या कि हम भारतीय संविधान की जो सीरीज हम चला रहे हैं, अगर आपने हमसे जुड़ के भारतीय संविधान पढ़ा होगा तो उसमें भी हमने डिटेल में चर्चा की थी डीपीएसपी के बारे में। ये उसी के अंतर्गत आर्टिकल 43B है। इसमें यह कहा गया है कि सहकारी समितियों के निर्देशन, संचालन और उसके नियंत्रण के लिए क्या है, राज्य प्रयास करेगा। और इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, इसमें आपके आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 फंडामेंटल राइट्स, आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें आर्टिकल 19 में भी किसकी बात की गई है, सहकारी समितियों के कुछ नियंत्रण के साथ उसको संचालन की बात की गई है आपके आर्टिकल 19 में, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये देखने को मिलेगी। सहकारी समितियों के बारे में यहाँ बात की गई है। अब हम 31B की बात करें, 31B की बात करें इससे पहले आर्टिकल 31 की बात कर लेते हैं। साथियों, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो आप जानते हैं उस समय हमको, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय हमको कितने 7 मौलिक अधिकार, 7 फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, जो हमारा 7वां संशोधन के तहत जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, कौन, संपत्ति का अधिकार, उसे क्या कर दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और ये किसके तहत हटा दिया गया, आप जानते हैं हमारा भारतीय संविधान एक तरह से संशोधन करने के लिए जाना जाता है। अगर कई बार उसको लगता है कि कुछ चीज़ें सुधार योग्य हैं तो वो उसे क्या है, संशोधन के तहत हटा सकता है। उसी तारतम्य में क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो कहाँ था, जो आर्टिकल 31 में था, जो अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा करके वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 का के तहत इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ये उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है आपका आर्टिकल 31B। इसमें यह कहा गया कि अगर देश चाहे सामाजिक हित में, राष्ट्र के हित में अगर किसी से संपत्ति लेना चाहे तो उसके एक्वायर करने की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 31B में। इसमें संपत्ति के अंतर्गत जमीन के एक्वायर करने की बात की गई है, जमीन के एक्वायर करने की इसमें क्या की गई है, बात की गई है। ये हमने आर्टिकल 31B के बारे में चर्चा की। अब हम आर्टिकल 43A के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ ये कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में, क्या कहा गया है 43A में, कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की क्या भागीदारी की बात की गई है। कर्मकारों की भागीदारी की बात किसमें की गई है, आर्टिकल आपके 43A के अंतर्गत ये बात की गई है। अब हम आर्टिकल 31A की बात करें तो इसमें 5 जो कानून हैं, 5 जो विधियां हैं, उसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे अधिकारों का हनन है, उसको क्या है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि आपको आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31A इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तब भी हमने उसके बारे में चर्चा कर ली है कि आप में दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ये दोनों आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, आर्टिकल 33B और आर्टिकल 33A। इनमें सभी के आर्टिकल के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। साथ ही हमने ये भी समझ लिया कि फंडामेंटल राइट्स जो पहले हमारा जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने थे, उस समय 7 थे और वर्तमान समय में 6 हैं। 7वें मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, इसे हटा करके आर्टिकल 300 का के तहत 301 के तहत इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को के रूप में जाना जाता था। साथियों, ये दरअसल कहीं ना कहीं फिर वही करंट से कोरिलेट क्वेश्चन देखने को मिलता है क्या कि 2020 नवंबर में क्या है, ख़त्म हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई इनकी, फकीर चंद कोहली को। तो इन्हीं के बारे में पूछा गया था कि आखिर इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, ये क्या थे। तो आपको इसका साधारण से आंसर जानना चाहिए कि भारतीय सॉफ्टवेयर IT उद्योग के जनक थे। तो फकीर चंद कोहली कौन थे, IT उद्योग के, भारतीय IT उद्योग के जनक कहे जाते हैं। अब हम अदर ऑप्शन के बारे में अगर चर्चा करें कि भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन थे, तो आप जानते हैं, अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा या संविधान की फाउंडेशन क्लास में आपने देखा होगा कि कैसे संविधान का विकास हुआ, उस समय ये फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के जनक के बारे में आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब को क्या कहा जाता है, सिविल सेवा के जनक के बारे में जाना जाता है। उसी प्रकार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक आप जानते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई साहब हैं। कौन, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं।
उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी काल के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी काल का जनक कहा जाता है रॉबर्ट फ्रूट बुश, रॉबर्ट बुश ऐसा कहा जाता है इनको। ये आप देख लीजिए कि रॉबर्ट बुश को क्या कहा जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी काल के जनक के बारे में जाना जाता है। तो ये हमने सभी ऑप्शन के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो राजा टोडरमल निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान क्या थे, राजस्व मंत्री थे। कहने का मतलब ये है कि राजा टोडरमल क्या थे, राजस्व मंत्री थे। कहने का मतलब यह है वर्तमान समय के वित्त मंत्री की बात की जा रही है। और राजा टोडरमल जब भी आप जानते हैं तो ये इतिहास का एक साधारण सा प्रश्न है। राजा टोडरमल की जब भी आप बात करते हैं तो क्या आपको याद आना चाहिए कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और ये उस समय अकबर के शासनकाल में क्या थे, राजस्व मंत्री थे। अब हम देखें तो अगर इनके महत्वपूर्ण उपलब्धि और महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करें तो राजा टोडरमल ने क्या किया, राजा टोडरमल ने 1585 में क्या किया था, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य इन्होंने किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम इनने कराया था, पुनर्निर्माण का काम इनने कराया था। किसने, आपके राजा टोडरमल साहब ने। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बारे में आपने यहाँ चर्चा की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। यहाँ पानीपत के युद्ध के बारे में बात की गई है, पानीपत के तीसरी लड़ाई के बारे में बात की गई है। तो हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, 1851 है, 1781 है, 1761 है, 1831 है। साथियों जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई वो क्या 1761 में हुई। और ये अगर डेट की बात करें तो 14 जनवरी को हुई थी। ये 14 जनवरी को हुई। और ये किसके बीच हुई, अगर ये आप देखेंगे तो मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, इसे दुर्रानी की उपाधि प्राप्त थी। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 14 जनवरी 1761 में हुई। और ये किसके साथ हुई, तो ये सदाशिवराव भाऊ, मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ थे, उनके साथ इसकी तीसरी लड़ाई पानीपत की हुई थी। अब अगर हम पानीपत की बात कर ही रहे हैं तो हम पानीपत की और 2 लड़ाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली लड़ाई की अगर हम बात करें, पानीपत की पहली लड़ाई, तो पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई। और ये किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये इब्राहिम लोदी, ये किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। और पानीपत की अगर दूसरी लड़ाई की बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें, क्या करें, पानीपत की अगर दूसरी लड़ाई की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कब 5 नवंबर 1556 में हुई। और ये किसके बीच हुई थी, तो ये आप जानते हैं कि हेमू और अकबर के सेना के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, हेमू और अकबर के सेना के बीच हुई थी, हेमू और अकबर के सेना के बीच हुई थी। तो ये हमने देखा पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आपको सभी ऑप्शन के बारे में हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका विद्युत परिपथ का प्रयोग करने या उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है, इसे आप यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, किया जाता है, आप देख लीजिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि विद्युत परिपथ को जोड़ने और उसे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका साधारण से आंसर आप जानते हैं, स्विच होगा, क्योंकि स्विच के माध्यम से ही हम उसे हटाते हैं या उसमें क्या है, जोड़ने का काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या देखने को मिलता है कि निम्न में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। मालाबार नौसेना अभ्यास की जब हम बात करते हैं तो मालाबार जो है वो एक तरह से समुद्री नौसेना अभ्यास है। और ये कब शुरू हुआ, अगर इसके मालाबार नौसेना अभ्यास की शुरुआत की हम बात करें तो शुरुआत हुई थी साथियों इसको 1992 में, 1992 में। और ये द्विपक्षीय हुआ करता था उस समय जब 1992 में शुरू हुआ, उसमें भारत और अमेरिका इसमें भाग लिया करते थे। लेकिन आगे फिर जब चीज़ें बदली तो इसमें जापान शामिल हो गया 2015 में। कब शामिल हुआ, जापान शामिल हो गया 2015 में। और उसके बाद हाल ही में 2020 में क्या, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आपने मालाबार नौसेना अभ्यास के बारे में ये जाना कि एक तरह का समुद्री अभ्यास है।
इसकी शुरुआत 1992 में हुई और उसके साथ इसमें अमेरिका भाग लेता था, लेकिन जब चीज़ें बदली उसमें जापान 2015 में इसमें शामिल हो गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हाल ही में 2020 में शामिल हो गया। ये हमने इसके बारे में चर्चा की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ देखें कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। ये आपको साइंस का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप इसका अगर फार्मूला आपको पता है तो आप इसका साधारण से आंसर कर पाएंगे। तो आप जानते हैं पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। पानी का फार्मूला होता है H2O। पानी का फार्मूला होता है H2O और हाइड्रोजन का एक मोल बराबर कितना होता है। हाइड्रोजन का एक मोल बराबर, हाइड्रोजन की अगर एक मोल की बात करें तो 1 ग्राम होता है, आप जानते हैं 1 ग्राम होता है। ऑक्सीजन की अगर 1 मोल की बात करें, ऑक्सीजन की अगर 1 मोल की बात करें हम, ऑक्सीजन की 1 मोल की बात करें तो 16 ग्राम होगा। अब H2O में क्या है, H2O में हाइड्रोजन के 2 अणु देखने को मिलते हैं और ऑक्सीजन का 1। तो जब आप यहाँ देखेंगे कि 2/16 तो आपको 1:8 देखने को यहाँ मिलेगा। और आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में 2:1:8 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, इसका एक सही उत्तर होगा। इस तरह से हमने फॉर्मूले के तहत क्या निकाला, इसका अनुपात कितना होगा। तो हमको कितना देखने को मिला, हमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर देखने को मिला, जिसमें 2:1:8 इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन में आपको देख के ये बताना है कि विटीकल्चर के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये आपको ऑप्शन देखें, इसमें सबसे पहले कहा गया है सब्जियां एवं फूल और फल उगाने, मछली प्रजनन, रेशम कीट का पालन, अंगूर की खेती। तो साथियों अगर आपने साइंस की क्लास में या पढ़ा होगा या कि आपने साइंस थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप इसका आसानी से उत्तर कर पाएंगे। क्या है विटीकल्चर, तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि आपके सब्जी और फूल और फल उगाने की खेती को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं इसे हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। और उसी प्रकार रेशम कीट पालन की अगर बात करें तो रेशम कीट पालन को आप जानते हैं कि सेरीकल्चर के नाम से इसे जाना जाता है, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार अगर हम मछली पालन की बात करें, मछली प्रजनन की बात करें तो मछली प्रजनन को आप जानते हैं पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है, पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये हमने सभी के बारे में डिस्कशन कर लिया। मान लीजिए कि आपके पहले 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें विटीकल्चर को पूछा गया था, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनके बारे में पूछ लिया जाए, मछली प्रजनन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे पिसीकल्चर। उसी प्रकार रेशम कीट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सेरीकल्चर। और उसी प्रकार अगर सब्जी फल और इनके उगाने की बात हो, हॉर्टिकल्चर के नाम से आप इनको जानते हैं। ये सब हम बता सकते हैं। तो आपको जहाँ पेपर डिस्कशन में ये फ़ायदा मिलता है कि आपको जो अदर ऑप्शन है उनके बारे में भी एक ही जगह सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम क्या देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें यह पूछा जा रहा है कि भारत की ओर से कौन तीरंदाजी में क्या प्रतिनिधित्व करता है भारत का। कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा वो खिलाड़ी है जो तीरंदाजी खेल खेलता है। तो अब हम आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में सौम्यजीत घोष, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा और दीपिका कुमारी। साथियों अगर आप स्पोर्ट में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते होंगे या आपने स्पोर्ट पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो दीपिका कुमारी है। और दीपिका कुमारी हमारी भारत की तरफ से क्या करती हैं, तीरंदाजी का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर हम और ऑप्शन के बारे में बात करें तो सौम्यजीत घोष, सौम्यजीत घोष साथियों ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। और ये कहाँ के हैं, ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल, ये टेबल टेनिस के। उसी प्रकार मनिका बत्रा की बात करें तो ये भी टेबल टेनिस है, ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है और ये भी पश्चिम बंगाल से आती हैं, ये पश्चिम बंगाल। उसी प्रकार नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा से तो आप भली भांति परिचित हैं ही, क्योंकि नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में अभी हाल ही में जो हमारा ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने क्या स्वर्ण पदक, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। तो ये हमने सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। ये कहा जा रहा है कि संवाद कौमुदी नामक जो अखबार है उसकी क्या है स्थापना किसने की थी, उसको किसने चलाया था।
था, तो ये आप ऑप्शन में देखें। पहले ऑप्शन में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरे में कहा गया है रास बिहारी बोस, तीसरे में कहा गया है शिशिर कुमार घोष और चौथे में कहा गया शिशिर कुमार घोष और तीसरे में राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा की गई है। तो आप इसके बारे में जान रहे होंगे कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार संचालित किया था, उसको चलाया था। साथ ही अगर और बात करें तो ये संवाद कौमुदी की पहले बात कर लेते हैं। संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली भाषा का साप्ताहिक अखबार था। ये कौन था? ये बंगाली भाषा का साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक अखबार। और अगर और भी बात करें तो इनका एक और महत्वपूर्ण अखबार था, वो था मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय साहब का एक था मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। और ये मिरातुल अखबार जो था साथियों, ये फारसी भाषा में था, फारसी भाषा में था मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। अगर राजा राम मोहन राय के और फैक्ट्स की बारे में चर्चा करें तो आप जानते हैं भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। सती प्रथा के अंत करने में राजा राम मोहन राय साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसी प्रकार अगर हम अखबार के बारे में चर्चा करें, मिसलिनियस में थोड़ा जाएं, अगर अखबार की यहाँ चर्चा हो ही रही है तो हम अखबार के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो भारतीय प्रथम अखबार था वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का जो प्रथम अखबार माना जाता है वो प्रथम अखबार कौन था? बंगाल गजट। और इसकी शुरुआत 1780 में किसने की थी? इसकी शुरुआत जेम्स ए हिक्की ने इसकी शुरुआत की थी। तो हमने प्रथम अखबार के बारे में भी चर्चा कर ली। हमने ये देखा कि राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा है, महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं इनके बारे में, और हमने इनके कौन कौन से अखबार, इनके संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के बारे में भी हमने यहाँ चर्चा कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का क्या किट प्रायोजक घोषित किया गया है। ये कहा जा रहा है कि वो कौन सी संस्था है जिसको BCCI ने अपना किट प्रायोजक, मतलब जो भी प्लेयर को, जो भी खिलाड़ियों को चीज़ें की आवश्यकता होती है खेलते समय, उनके प्रबंधन, उनके प्रयोजन का क्या दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो वो क्या है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा क्रिकेट, जो क्रिकेट प्लेयर हमारे पहनते हैं उसमें आपको MPL लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। MPL के साथ एक और चीज़ का करार है कि BCCI के जो अन्य प्रोडक्ट हैं उनको भी बेचने का अधिकार किसको है? MPL के पास है। और आप इसको खिलाड़ियों को पहने हुए देखते होंगे, उनके चाहे ड्रेस की बात करें उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा MPL। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात की गई है। इससे तो आप भली बात क्या होंगे, अवगत होंगे, जागरूक होंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। जब से मोदी सरकार बनी इसकी शुरुआत में ही इसे शुरू किया गया था। और इसकी दूसरे चरण की बात अगर करें तो 2020-21 इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लेकिन इसके पहले हम दूसरे चरण की बात करें उससे पहले हम प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अगर स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण की शुरुआत की बात करें, प्रथम चरण की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर आप जानते हैं गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के ये 2 अक्टूबर 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक क्या किया गया? इसे चलाया गया। ये इसका प्रथम चरण माना जाता है। और इस प्रथम चरण के कार्यकाल में क्या किया गया? लगभग जब ये गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी उस समय क्या किया गया? उस समय ये निर्धारित किया गया। तब से अब तक के कार्यकाल में, कहने का मतलब ये है कि 2014 से 2019 तक में भारत में क्या किया गया? लगभग 100 मिलियन शौचालय बनाए गए और भारत ने स्वयं को क्या किया? खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। ये आपको देखने को मिलेगा। ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था किस प्रथम कार्यकाल के दौरान, स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण के दौरान। अब दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण 2020 से 21 को आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या किया गया? इसमें जो संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का, उसमें जो उसकी संख्या 6 है उसको 6.2 करने का इसमें क्या है? लक्ष्य रखा गया। और इसमें और भी स्वच्छता से आगे बढ़ के क्या किया गया? जो ठोस अपशिष्ट है उनका कैसे निस्तारण हो, उनका कैसे क्रियान्वयन हो, उनसे कैसे और भी प्रोडक्टिव चीजें की जा सकती हैं, उसके बारे में इसमें लक्ष्य रखा गया है। यहां आपको समझा कि प्रथम चरण की शुरुआत में क्या क्या चीजें हुई और दूसरा चरण के कार्यकाल कब से कब तक का रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। कह रहा है टीम केरल ब्लास्टर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये साथियों जो टीम केरल ब्लास्टर है ये दरअसल फुटबॉल से संबंधित है। ये केरल में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की बात
बात करें तो ये मई 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। मई 2014 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो आगामी फुटबॉल लीग होते हैं उसमें ये शामिल होती है ये टीम, और ये टीम आपको केरल में देखने को मिलेगी, केरल में स्थित है ये। इसका सीधा संबंध किससे है, फुटबॉल से संबंध आपको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 26 जनवरी 2019 को, क्या देखते हैं हम कि 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के कितने 69 वर्ष पूर्ण किए। और इन वर्षों में हम में से 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किया गया, ये आपसे पूछा गया है। साथियों पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, उसके बाद अदर फैक्ट्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो 2019 तक का समय था उस समय तक भारत में 103 संशोधन हो चुके थे। अब 103 संशोधन कहने का मतलब यह है कि हम आसपास के संशोधन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों जो संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन का अधिकार है, वो हमारे भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत संशोधन किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो संशोधन आप जानते हैं जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय बहुत सारी परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। उस समय जो चीज़ें प्रासंगिक थी वो वर्तमान समय में शायद प्रासंगिक ना हो, वर्तमान समय में जो चीज़ें ठीक थी वर्तमान पहले आज वर्तमान समय में हो सकता है वो चीज़ें बेहतर ना हो, उसे और बेहतर करने की आवश्यकता हो। कुछ चीज़ें जो संविधान में थी उसको हटाने की, और कुछ चीज़ें जो संविधान में लागू नहीं थी उसको ऐड ऑन करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान क्या है, एक प्रकार का लचीला संविधान है, उसमें संविधान संशोधन संसद कर सकती है। और आप जानते हैं वो अधिकार कहाँ दिया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में ये ताकत दी गई है संसद को कि वो क्या कर सकती है, भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। और इसी अधिकार के तहत 2019 तक लगभग 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो हम संविधान संशोधन 100वां अगर संविधान संशोधन की बात करें तो 100वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, इसमें बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण की बात की गई, किसमें 100वें संविधान संशोधन में। अगर हम 101वां संविधान संशोधन देखें तो इसमें जीएसटी की बात की गई, इसमें आप जानते हैं सेवा कर की बात की गई। जीएसटी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, आपने जीएसटी के बारे में देखा। वो जीएसटी कहाँ से लाया गया, वो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा ही लाया गया। 102वां संविधान संशोधन के बाद बात करें तो इसमें ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। और हम अगर 103 संविधान संशोधन के बारे में देखें तो ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो आप बात करते हैं तो वो आपको यहीं देखने को मिलता है। ईडब्ल्यूएस आप जानते हैं जो सामान्य कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उसको आरक्षण देने का काम हमारे संसद ने हमारे भारतीय संविधान में संशोधन के तहत किया। ये दोनों ऑप्शन के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर वर्तमान समय तक की अगर हम बात करें, अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो 109 और 106 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 100वें संविधान संशोधन की हमने बात करी ली कि बांग्लादेश को जमीन हस्तांतरण की बात यहाँ की गई है। उसी प्रकार अगर हम 104वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि जो SC/ST वर्गों के लिए सीटों का आवंटन हुआ करता था वो 70 वर्ष से बढ़ा करके 80 वर्ष कर दिया गया। और वहीं साथ ही जो लोकसभा में और आपके राज्यसभा में विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की जो बात की गई थी, उनके सीटों के रिजर्वेशन की बात की गई थी, उसको भी हटा दिया गया। 105वें संविधान संशोधन की अगर बात करें, 105वां संविधान संशोधन, तो 105वें संविधान संशोधन में ओबीसी वर्ग को कैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से कौन ओबीसी वर्ग में आएगा, इसको भी निर्धारण का राज्य सरकार को भी इसमें अधिकार दे दिया गया। इसके पहले केंद्र के पक्ष में फैसला आया था, उसको फैसले को बदलते हुए 105वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया कि राज्य सरकारें भी निर्धारण का काम कर सकती हैं। तो यहाँ साथियों हमने इस क्वेश्चन के अंतर्गत संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से चर्चा की। आपको ठीक लग रहा होगा कि ये संविधान संशोधन की लगभग पूरी कहानी यहाँ हो गई। अब सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक महत्वपूर्ण शहर का नाम आता होगा, और वो क्या है? अयोध्या। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली और अयोध्या के सरयू नदी के किनारे ही है। अब सरयू नदी की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो शारदा, ये शारदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू नदी शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आप जानते हैं अगर अदर फैक्ट्स के बारे में बात करें, जैसे टोंस नदी की बात करें तो टोंस नदी जो है वो कैमूर पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी ये मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है। कैमूर पर्वत श्रेणी जो मैहर के पास है वहाँ से ये निकलती है टोंस नदी। उसी प्रकार भागीरथी नदी की अगर बात करें तो भागीरथी नदी आप जानते हैं उत्तराखंड में बहने वाली ये नदी
है। उसी तरह अगर हमने देखा कि शारदा नदी, ये शारदा नदी भी उत्तराखंड में है, लगभग पिंडर नदी भी उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी शारदा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में आपको देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? मिजो लोगों का मतलब मिजोरम में रहने वाली जनजाति, जो मिजो जनजाति है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? मिजो नृत्य किया जाता है। और ये क्या है? ये चेराव है। चेराव जो नृत्य है वो क्या है? मिजो के द्वारा किया जाता है। चेनाव नृत्य में होता क्या है कि इसमें 4 लोग क्या है, आड़ा तिरछा बांस के बल्ली लेते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं जो एक प्रकार के मनमोहक दृश्य के रूप में आपको देखने को मिलता है। ये आपका क्या हुआ? इसका सही आंसर, जो इसका राइट आंसर है वो चेराव होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। इसका जो सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। और ये कहाँ है? ये आप जानते हैं कि कर्नाटक में है। और कर्नाटक में ये कर्नाटक में कहाँ है? कर्नाटक में आप जानते हैं कि ये पर्टिकल है और इसको यूनेस्को द्वारा क्या है, संरक्षण किया जा रहा है। और यहाँ जो है ये अनेक प्रकार की, जैसे आप जानते हैं कि 3 प्रकार की हमारी जो मंदिरों के निर्माण की शैली है, चाहे वो द्रविड़ शैली हो, नागर शैली हो, बेसर शैली हो, ये उस तरह के जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण क्या है? स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर आप बात करें महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाओं की, तो अगर आप स्थापत्य कला में देखेंगे तो ये जो पटक्कल है, ये एक प्रकार का विश्वविद्यालय कहा जा सकता है स्थापत्य कला का। तो ये आपको देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं? बाकी अगर अदर ऑप्शन के बारे में भी चर्चा करें तो आप जानते हैं कि जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने सुना होगा, जाना होगा। भीमबेटका की अगर बात करें तो भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका रायसेन में है। और ये रायसेन कहाँ? रायसेन मध्य प्रदेश में है। ये आपको देखने को मिलेगा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। ये सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेगी। कोच्चि केरल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपने यायती और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध था? ये पूछा जा रहा है कि जो ये यायती और तुगलक थे, इसके लिए कौन प्रसिद्ध था? ये किसके नाटक हैं? तो साथियों ये हैं गिरीश कर्नाड की। कर्नाऊ लिखा हुआ है, ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारे द्वारा हुई है, इसे आप ठीक कर लेंगे। कर्नाड है साथियों। ये जो गिरीश कर्नाड साहब हैं, ये कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। ये अभिनेता भी हैं, ये लेखक भी हैं, ये नाटककार भी हैं और ये फिल्म निर्देशक भी हैं। ये इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा गिरीश कर्नाड साहब को। और ये क्या, इनकी यायती और तुगलक नामक नाटक प्रसिद्ध हैं। तो गिरीश कर्नाड साहब के बारे में आप जानते हैं कि कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के समकालीन लेखक भी हैं। और इनकी जो कलम है वो चाहे कन्नड़ भाषा की बात करें आप, चाहे अंग्रेजी भाषा की, समान रूप से दोनों में लिखते हैं। तो ये आपने गिरीश कर्नाड साहब के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं निम्न में से किस संस्थान ने नवंबर में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की? तो टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत किसने की, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो देखें आप, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने किसके साथ मिलकर? संयुक्त राष्ट्र ने लंदन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के क्या किया? टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की। टीम हेलो नामक पहल थी क्या? टीम हेलो नामक पहल आपने अभी कोविड के दौरान ये देखा होगा कि जो कोविड वैक्सीन थी उसके लिए जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही थी, जो गलत जानकारियां फैलाई जा रही थी, उनसे हम कैसे निपटें, उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उनसे निपटने के लिए एक पहल की गई जिसे टीम हेलो के नाम से आप जानते हैं। अगर हम और फैक्ट्स की बारे में बात करें, जैसे विश्व व्यापार संगठन की अगर बात करें तो 1 जनवरी इसकी स्थापना, कई बार इन संगठन की स्थापना और इनके मुख्यालय को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ उसका चर्चा करना भी प्रासंगिक है, उसकी चर्चा करना भी आवश्यक है। 1 जनवरी 1995 में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय की अगर आप देखेंगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है।
जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को आपको देखने को मिल जाएगी, 1948 को देखने को मिल जाएगी। और स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 और इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी, कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है? वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है साथियों? मुख्यालय देखने को आपको मिल जाएगा। इस तरह हमने सभी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लिया और उससे जो रिलेवेंट चीज़ें थी, जो आवश्यक चीज़ें थी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी, जो आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछ ली जाए, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये क्या कहता है वित्तीय वर्ष 2019 और 20? तो सबसे पहले जब वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं, उसके बाद अदर फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, अमेरिका होगा। साथियों वित्तीय वर्ष सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वित्तीय वर्ष भारत का कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है वो हमारे क्या है? एक वित्तीय वर्ष का समय कहलाता है। 31 मार्च तक का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या बात की गई कि 2019 से 20, तो 2019 से 20 में अमेरिका था। इसके पहले भी अमेरिका लगातार, कहने का मतलब यह है कि 2018-19 में भी क्या अमेरिका ही भारत के साथ भागीदार में प्रथम स्थान पर था। उसके बाद दूसरी बार 19 से 20 में हुआ, लेकिन जब 20-21 का कार्यकाल आया, 2020 से 21 का, उस समय चीन प्रथम भागीदार के रूप में था। और उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो चीन को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान समय की अगर आप बात करेंगे 2021-22 में, तो यहाँ अमेरिका क्या है? अमेरिका पुनः आपको प्रथम भागीदार, महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखने को मिलता है। इस तरह हमने वित्तीय वर्ष के बारे में चर्चा कर ली और उसका क्या यहाँ तक का सफर रहा 2018 से 2021 तक का, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो क्या चर्चा करते हैं कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में नदी में जाकर के क्या है? मिल जाती है। वो कौन सी नदी है उसके बारे में आपके ऑप्शन में पूछा गया है। तो आप जानते हैं इसका साधारण सा उत्तर क्या हो सकता है? इसका जो उत्तर होगा वो सिंधु नदी होगा। साथियों सिंधु नदी के अलावा भी आप सिंधु नदी जानते हैं कि ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और लद्दाख से होते हुए पश्चिमी दिशा में बहती हुई का मिथनकोट में जाकर के ये पाकिस्तान में मिल जाती है। ये अकेली सिंधु नदी नहीं, इसके साथ जो और 5 नदियां हैं, चाहे आप झेलम की बात करें, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये सभी नदियां क्या है? सतलज, ये सभी नदियां कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान के मिठनकोट में जाकर के मिल जाती हैं। और अगर और नदियों की बात करें, जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, ये हिमालय की महत्वपूर्ण नदियां आपको देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो इस तरह हमने सभी नदियों के बारे में बात की और ये देखा कि ये मिथनकोट में सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से और जाकर के मिथनकोट पाकिस्तान में मिल जाती है। इसके साथ और भी नदियाँ, इन 5 नदियों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की, उसके बारे में हमने यहाँ देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किसने किया? तो अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने इतिहास को अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा पढ़ते समय, और खासकर जब आपने सिख संप्रदाय पढ़ा होगा उस समय आपने ध्यान दिया होगा, तो इसका आंसर आप सीधे से सीधा कर पाएंगे और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंदा बहादुर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपके लिए साधारण सा आंसर था, क्योंकि इसमें किसके बारे में बात की गई है? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। बाकी जो गुरु लिखे हुए हैं ये सब गुरु गोविंद सिंह के पहले के थे। तो जब पहले के थे उसमें बंदा बहादुर ही बचता है, यही इसका सही आंसर होगा। लेकिन हम और भी जो हमारे सिख संप्रदाय के गुरु थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने क्या देखा कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगर गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। और इनकी अगर बात करें, इनके महत्वपूर्ण कार्य की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण शुरुआत की बात करें, तो जो आप लंगर व्यवस्था देखते हैं ना, जो आप लंगर व्यवस्था देखते हैं सिख संप्रदाय में, उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी।
उसकी शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने ही की थी। और अगर गुरु अमरदास के बारे में बात करें तो गुरु अमरदास ये तीसरे गुरु थे, सिख संप्रदाय के तीसरे गुरु थे, तीसरे क्रम के गुरु थे। और इनकी अगर महत्वपूर्ण कार्य की महत्वपूर्ण काम की शुरुआत की बात करें तो इन्होंने हिंदू विवाह से इतर, हिंदू विवाह से अलग एक विवाह पद्धति की शुरुआत की जिसे लवन के नाम से आप जानते हैं। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लवन नामक जो विवाह पद्धति थी उसकी शुरुआत किसने की थी? तो आप बताएंगे कि उसकी शुरुआत सिख संप्रदाय के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने की थी। अगर हम यहाँ गुरु आनंद लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेंगे। गुरु अंगद है, गुरु अंगद जी थे जो सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु थे, सिखों के दूसरे गुरु थे, इसे आप अंगद कर लेंगे। और अगर गुरु अंगद देव के बारे में हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करें तो गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव की जो शुरू की हुई लंगर व्यवस्था थी उसको इन्होंने स्थायी बनाया, उसको इन्होंने स्थायी बनाया। और गुरुमुखी लिपि के आविष्कार की भी श्रेय किसको जाता है? वो इन्हीं को जाता है। किसको? गुरु अंगद देव जी को जाता है। ये इसके बारे में हमने बात की। अब हम अगर चर्चा करें बंदा बहादुर के बारे में तो बंदा बहादुर ने ही जो बंदा बहादुर का अगर जन्म की बात करें आप तो 1670 के आसपास का समय था। इनकी जन्म की अगर आप बात करेंगे तो 1670 के आसपास का समय था जब इनका बंदा बहादुर का जन्म हुआ। ये इनके जन्म के पीछे की ये कहानी देखने को मिलती है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण संप्रदाय में हुआ था, लेकिन इनको जाना राजपूत के तौर पर जाना जाता है। बंदा बहादुर ने ही मुगल साम्राज्य के क्या है एक तरह से नियंत्रण के बारे में कहा कि उनके भी साम्राज्य का क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये क्या है लगातार इनका साम्राज्य बढ़ता जाएगा। बंदा बहादुर का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो ये था कि पंजाब में सिख संप्रदाय की स्थापना करना, और सिख संप्रदाय की स्थापना के लिए इन्होंने कार्य भी किया। आप देखते होंगे बंदा बहादुर के बारे में अगर चर्चा करें तो इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलवाए थे। क्या किए थे? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलवाए थे इन्होंने। और इन्होंने लौहगढ़ में, इन्होंने कहा लौहगढ़ में क्या किया था? सिख संप्रदाय की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। और इस तरह आप देखेंगे कि सिख संप्रदाय को बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किसने किया? बंदा बहादुर ने किया। और बंदा बहादुर को फिर फारूक सियर के आदेश के द्वारा फारूक सियर ने आदेश दिया और इनको क्या है, इनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये हमने आज के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में लगभग सभी जो क्वेश्चन थे उनके और जो अदर फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा करी। हमारी कोशिश ये थी कि हम लगभग सभी क्वेश्चन को एक विस्तार के तहत आपको सामने लेकर के आए, एक विस्तार एनालिसिस लेकर के आए, ताकि एक ही जगह आपको और भी बहुत सारे फैक्ट देखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। आपकी क्लास में आज एक बहुत सारे फैक्ट देखने को मिले होंगे, आपकी एक बेहतर समझ बनी होगी कि कैसे किस किस डायमेंशन को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें सभी अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ना है, सभी के लिए हमें क्या है, तैयार रहना होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे, एक बार पुनः आपको बता देते हैं, चूंकि आज की पहली क्लास है, आप जीएस के लिए हमारे साथ प्रत्येक मंडे को जुड़ेंगे। साथ ही आपको मैथ के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के लिए हमारे मिथुन सर के साथ जुड़ना है। और आपको चिरपत्ते अंदाज में, जैसा कि मैंने कहा पहले भी, कि आपको धीरज सर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराते हुए नजर आएंगे। साथियों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, और इसको लाइक करिएगा, इसमें कमेंट करिएगा, आप बताइएगा कि और भी आप क्या अपेक्षा करते हैं हमसे, कि हम और किस तरह से इसको बेहतर करने की कोशिश करें। इन सब के बारे में आप बताइएगा, और आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि हैं, हम उसमें ध्यान देंगे। अगर लगता है कि और भी कुछ आपके लिए प्रयास किए जा सकते हैं, आपके एग्जाम को बेहतर करने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, और हमारे द्वारा क्या कदम उठाया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। साथियों लाइक करना तो ठीक है, कमेंट जब आप करते हैं तो हमको चीज़ें ये पता चलती हैं कि हम और कैसे कर सकते हैं, और आपको अगर जो हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ भी रही हैं कि नहीं, और आ रही हैं, आपकी क्या अपेक्षा है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताएंगे, ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस है उसमें हम और आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारी टीम के साथ जुड़िएगा, और हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो, उसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाइएगा। हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारी वेबसाइट हो, उसमें आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको तैयारी को लेकर के बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, बेहतर आपको मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप जुड़े रहें हमारी टीम के साथ, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।